नमस्कार। न्यूज़ 18 के इस डिजिटल डायलॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम आनंद नरसिम्हन है और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद, फॉर्मर एयरफोर्स के पायलट तो हैं ही, पर ड्रोन विशेषज्ञ भी हैं और कई जगह स्ट्रेटेजिक एडवाइस भी करते हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। और आज एक बहुत ही अलग पहलू जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा-सा एक अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए आएँगे। आपकी आँखें चौंधिया जाएँगी, जिस तरह का थ्रेट परसेप्शन हम हमारे आस-पास अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। तो जो जम्मू में हुआ, वो क्या एक तरह से रिस्पॉन्स था क्योंकि हम शांति की तरफ आगे बढ़ रहे थे और एक पीस डायलॉग हमने शुरू किया। पीस डायलॉग ही नहीं, इंटरैक्शन जम्मू एंड कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई, उसके बाद या फिर इसके तार पाकिस्तान में जो खलबली मच रही है उससे उससे जुड़ रहे हैं या फिर पाकिस्तान के आका चीन से जुड़ रहे हैं, उनकी जो मंशाएं हैं और जो उनके प्लान है 2000 या 1 अक्टूबर 2045 तक उनका एक लक्ष्य है जहां तक उन्हें पहुंचना है और उनके उनकी उल्टी गिनती ऑलरेडी अगले 21-22 सालों की शुरू हो चुकी है। बहुत लार्जर एक रीजनल डायनामिक है। हर चीज़ पर हम बात करेंगे, लेकिन हम और आप इससे कैसे इम्पैक्टेड हो सकते हैं, ये हमको समझने की ज़रूरत है। अगर 2 छोटे से ड्रोन कहीं पर घुसकर 2 बार 2 बम गिरा सकते हैं, तो आप सोच लीजिए अगर दो यही 200 ड्रोन हुए या 2000 ड्रोन हुए, तो फिर क्या किस तरह का कहर ये बरपा सकते हैं। तो क्या ये अब दहशतगर्दी और आतंकवाद की जो नई परिभाषा है, इस सब पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, फिलहाल जो इनपुट्स आ रहे हैं, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर कहीं न कहीं दुश्मन का हाथ तो दिख ही रहा है और एक मंशा भी दिख रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप ध्यान दीजिए पाकिस्तान का रुख जो है कश्मीर के मामले में क्या रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। और आपने सही कहा, पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो और बढ़ गई होगी, खासतौर पे तब जबकि प्रधानमंत्री के साथ जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। और उस बैठक के बाद से आप ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए किसी भी नेता ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि पाकिस्तान को थोड़ा चैन आए। बल्कि उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, जो कि एक तरह से पहले बहुत हार्डेंड पोजीशन लेके बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब भाई आर्टिकल 370 को रिवाइव करने जैसा कोई मसला हो नहीं सकता, उस पर बात करना भी बेकार है। तो यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर आप 3 वर्षों में देखें, 2018 में जब से वहां पर पहली बार महुआ की सरकार बर्खास्त की गई और उसके बाद से अगले 1 साल में फिर आर्टिकल 370 को डायल्यूट करते हुए फिर जो है 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। अब जो पाकिस्तान का पूरा जो गेम प्लान था, वह जो है सो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं किनारे लग गया। जो कश्मीर पर जो नैरेटिव पाकिस्तान सेट करने की कोशिश करता था, उसको इंडिया ने पूरी तरीके से अपने ग्रिप में लिया और इंडिया ने नैरेटिव सेट की। आप ग्लोबल कम्युनिटी का रुख देखें, अगर चीन वगैरह जैसे जो है 1-2 कंट्री को छोड़ दे, तो यहां तक कि जो ओआईसी से जुड़े हुए जो कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने भी भारत के रुख का समर्थन किया। तो ऐसे में पाकिस्तान की पीड़ा का आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। वो पाकिस्तान जिसके लिए जो है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी का स्टेटेड जो है एक तरह से कह सकते हैं आम जो है वो टेररिस्ट और टेररिज्म रहा है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है, और मुझे लगता है कि ग्रुप कैप्टन विनोद बताएंगे भी आगे चलकर कि वह हमसे कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता। 71 ने इसको डिसिसिवली प्रूव कर दिया, करगिल में भी फिर वही हुआ। तो आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाने की कोशिश करेगा, जो कि कश्मीर के मामले में उसकी पॉलिसी रही है। जहां तक इस ड्रोन का सवाल है, आप ध्यान रखिए कि जो है, ये तो ठीक है कि एयरबेस के ऊपर आकर इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन जो है जम्मू कश्मीर में, और आंकड़े बड़ी पैमाने पर आप देखें, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल जो घुसपैठ होती थी आतंकियों की, साथ में जो उनका एक इंडिया के अंदर, खासतौर पे कश्मीर के अंदर हवाला के जरिए उनकी फंडिंग की जाती थी, उस पैटर्न को पाकिस्तान ने चेंज कर दिया पिछले 3 साल में। अब वो ड्रोन के जरिए जो है वह वेपन्स, ग्रेनेड्स, और यहां तक की जो है सो हेरोइन, मान लीजिए अगर आपने 3 kg हेरोइन अगर ड्रॉप कर दिया आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स के साथ, आप जो है सो आराम से 3-4-5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो आपको हवाला के जरिए जो है सो पैसे रूट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके से आप जो है सो फंड कर सकते हैं टेरर एक्टिविटीज को। तो ये सब चल रहा है, और कई सारे ऐसे मौके आए हैं जहां पर की बाकायदा कोशिश हुई है, बाकायदा ड्रॉप करवाया भी गया है एलओसी के पास। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जो है सो भारत में इस तरह की टेरर एक्टिविटीज को फंड करना या उसको फ्यूल करना वो पहले नहीं करता रहा है, करता रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसका और एक तरह से कह सकते हैं एस्केलेशन है। और जाहिर है ड्रोन की जब हम बात करते हैं, चीन जो है सो इस मामले में भी उसकी मदद कर रहा है।
कई सारे जो ड्रोन्स ऐसे जो थे उनकी ओरिजिन जो है चीन की मैन्युफैक्चरिंग पाई गई। तो चीन तो आपका दुश्मन है ही, दुश्मन नंबर 1 है, उसमें कोई शक नहीं है। और वो भी जो सो प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान को यूज करता है, पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी के तौर पर टेरर और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो खतरा है पाकिस्तान की तरफ से, और जो पाकिस्तान की अपनी जो बुनियादी बौखलाहट है, जो भारत से वो कभी लड़ नहीं सकता, ऊपर से कश्मीर के मामले में उसकी बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी है, कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज हैं वो भी पाकिस्तान का अब जो सो गाना गाने को तैयार नहीं है, तो ये सब हरकतें तो पाकिस्तान करेगा। हाँ, ये है कि हमें जरूर तैयारी अपनी करनी पड़ेगी कि इस तरह का जो नया खतरा है उससे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल। और ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद, आपका भी स्वागत है इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में। धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सबसे पहले फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप इसे कैसे रीड करते हैं कि पाकिस्तान ये हरकत अगर कर रहा है, अगर पाकिस्तान ने की है, क्लियरली सरहद पार से ही ये ड्रोन आए हैं, किसी ने तो उसको एक्टिवेट किया है, और जब तक वहाँ से ग्रीन लाइट नहीं होता तो घुसपैठिए नहीं हो सकते और ड्रोन भी नहीं हो सकते। और ये आप अगर देखें एक पैटर्न रहा है कि पहले पंजाब बॉर्डर पे इसको ट्राई किया गया कि ये सक्सेस होता है कि नहीं, और फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे नॉर्थ आते गए, और अब इन्होंने कहीं ना कहीं थिएटर ऑफ प्ले जो है इसको क्या अब जम्मू कर दिया है। हाँ, दो तीन चीजें हैं आनंद जी और ब्रिजेश जी। हम उन्हीं ड्रोन एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं, गतिविधियों के बारे में जानते हैं जो फेल हुआ है, जिसमें जो AK-47 लाके डालने की कोशिश की और ड्रोन भी क्रैश कर गया। हमने आप वो इमेजेस देखे, और जहां हेरोइन डालने की कोशिश की और ड्रोन के साथ वो क्रैश कर गया। लेकिन हमको उन एक्टिविटीज के बारे में पता ही नहीं है जब वो आ करके अपना कार्य करके जा चुका है। और ये जो प्लेबुक इन्होंने उठाया कहाँ से, ये उठाया इन्होंने मैक्सिको अमेरिका के बीच का जो ड्रग का जो गतिविधि है, वहां से इन्होंने ये प्लेबुक उठाया है। और वहां पे ये छोटे ड्रोन जो हैं 100, 200, 500 ग्राम जाके डाल के आसानी से डालते हैं और आ जाते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में भी अवेलेबल है। और टेक्नोलॉजी आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि आपको किसी अनजान जगह पे पहुंचना है, अपना व्हाट्सएप लोकेशन भेज देना है, वो लैट लॉन्ग पे ड्रोन को प्रोग्राम कर देंगे। एक ही लैट लॉन्ग पे ड्रोन को प्रोग्राम करते हैं, और उसी लैट लॉन्ग में एक ट्रिगर भी प्रोग्राम करते हैं। वो ट्रिगर क्या करता है, ड्रोन के नीचे, सपोज ये ड्रोन है, इसके नीचे एक अनहुकिंग मैकेनिज्म है। इसके अंदर आप ये पर्टिकुलर ड्रोन कम से कम 250-300 ग्राम ले जाएगा कम से कम। और ये ड्रोन देखिए, इतना छोटा ड्रोन, इस ड्रोन का रेंज 1.5 किलोमीटर रेंज है इसका। और इसको आप बूस्ट करके 3 किलोमीटर तक इस ड्रोन की रेंज को ले जा सकते हैं। अगर कोई छोटा सा पैकेट हेरोइन का ऑर्डर करे, उसको इस ड्रोन के माध्यम से आप उसको डिलीवरी दे सकते हैं। अब ऐसे टेक्नोलॉजी को अब किस तरह से काउंटर करेंगे, दैट इज द चैलेंज। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के तारीख में। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इनमें इन ड्रोन्स में IoT और 2000 के दशक में जब चीजें मिनिचराइज होना शुरू हुई, नैनो टेक्नोलॉजी का विकसित होना शुरू हुआ, और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जब छोटी होती गई और अच्छा होता गया, तब जो ऑटो पायलट 700-800 किलोग्राम हुआ करता था, आज के तारीख में भी जो बड़े जहाज हैं उसके ऑटो पायलट और बाकी उसके जो इत्यादि आइटम्स हैं, उसका वेट 700-800 किलोग्राम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वायरिंग का वेट टोटली अलग है। ये सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो सिस्टम जो है अभी हम मिनिचराइज करके उससे भी बेहतरीन तरीके से कार्य करने वाला सिस्टम जो है, आज हम 12-13 ग्राम में आके होल्ड किए हैं। देखिए, ये सिस्टम एक एयरबस या एक मिराज 2000 नहीं कहूंगा, एटलीस्ट एक बढ़िया वाला जो मालवाहक जहाज है, उससे बेहतरीन ये सिस्टम है। इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर्स हैं, मैं आपको क्लोजअप पे दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ एक्सेलेरोमीटर्स हैं जो नॉर्मल जहाज में 3 एक्सिस का एक्सेलेरोमीटर्स होता है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डॉफ। अच्छे जहाजों में 6 डॉफ होता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट मीन्स ऊपर नीचे एक्सेलेरोमीटर होगा, तो ऊपर वाला एक्सेलेरोमीटर ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन मेजर करेगा, नीचे वाले का मेजर करेगा। 6 डॉफ इज द बेस्ट एक्सेलेरोमीटर।
आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 10 डॉफ। दैट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन ऊपर नीचे का ही नहीं, 45 डिग्री एंगल वाले एक्सेलरोमीटर्स भी लगाया हुआ है। तो ये एक्सेलरेशन को बहुत ही सटीकता से पकड़ता है, इतना सटीकता से पकड़ता है कि आप इसमें जो माइनर सीस्मिक वेरिएशन है अर्थ का, वो मेजर कर सकते हैं। मैं इसको जब जमीन पे रख देता हूं, अगर 200 मीटर दूर अगर कोई गाड़ी आती है, उस गाड़ी के आहट को भी ये पकड़ लेता है। इतना बढ़िया एक्सेलरोमीटर्स हैं ये। और इस एक्सेलरोमीटर के जरिए आप इस ड्रोन को बहुत एक्यूरेटली पोजीशन कर सकते हैं। और ड्रोन बाकी मैन्ड जहाज की तरह नहीं है। मैन्ड जहाज का एक लिमिटेशन है, सबसे छोटा मैन्ड जहाज कम से कम एक आदमी को तो लेके जाएगा, तो कम से कम 7 मीटर उसका चौड़ाई तो मिनिमम रहेगा। लेकिन ये देखिए, ड्रोन जब हम आदमी को इस इक्वेशन से हटा देते हैं, ड्रोन की वेट कम हो जाती है 44 ग्राम। और सबसे बड़े से बड़ा ड्रोन, प्रेडेटर ड्रोन वगैरह जो हम जानते ही हैं, 60-70 मीटर उसका विंग स्पैन है, बड़े बड़े मिसाइल्स लेके जाता है और वार करता है। तो इनको एक बॉक्स के अंदर नहीं डाल सकते हम, वी कैन नॉट पुट इट इन वन बॉक्स। एंड इसको एक बॉक्स के अंदर हम इसके बारे में इसके खिलाफ एक्शन प्लान जो है, एक नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरह से हम इसको कैटेगराइज करके हर एक का अपना अपना एक डिफेंसिव प्लान बनाना होगा। कुछ इस तरह के ड्रोन्स का कोई डिफेंसिव प्लान हम बना नहीं सकते, और इस तरह का ड्रोन ज्यादा हमारे ऊपर हानिकारक चीजें डाल या पहुंचा भी नहीं सकता है। तो इसको वी कैन क्लोजली डिसरिगार्ड दीज। ये क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ 44 ग्राम का है, और फिर इसकी रेंज जो है मैक्सिमम अमूमन 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी ये जा नहीं सकता। 1.5-2 किलोमीटर लगा लीजिए, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा ये जा नहीं सकता है। और हवा तेज चल रहा होगा तो खैर जा ही नहीं सकता है, हवा के झोंका से ये भाग जाएगा। लेकिन थोड़े बड़े बड़े ड्रोन हैं जिसके बारे में हम आगे जाकर के बात करते हैं इसी प्रोग्राम। क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू का जो एयरपोर्ट है, अब आप फौजी हैं, आप पायलट, फाइटर पायलट रह चुके हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है। किसी एयरपोर्ट एयरबेस के अंदर घुसकर कुछ भी गिराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पर उसकी छत पे गिराया गया, ओपन ग्राउंड पर गिराया गया, ये कैसे मुमकिन है? और आसपास का जहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें यहाँ न्यूज़ 18 नेटवर्क पे मिला है, आसपास का इलाका जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, पूरा हिंदू इलाका है। वहाँ पर कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं, कोई भी वहाँ ड्रोन असेंबल करता हुआ नहीं दिखा, कोई भी कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ करता हुआ नहीं दिखा पिछले 3-4 दिनों में। तो अमूमन ये एलओसी से आया है, एलओसी के पार किसी लॉन्चिंग पैड से इसको लाया गया, यानी कम से कम 14.5-15 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसमें दो चीजें आनंद जी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहली बात, इसकी सटीकता। ये सटीकता आती है जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से। जीएनएसएस जीपीएस नहीं है, जीपीएस जीएनएसएस है। जीपीएस अमेरिकन है, और ग्लोनास रशियन है, बेदू चाइनीज है, नाविक इंडियन है। ये सारी चीज, सबको हम जीएनएसएस बोलते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सिविलियन पार्लांस में हम सबको जीपीएस बोर्ड डालते हैं, वो बात अलग है। वो फोटोकॉपी को जैसे हम जेरोक्स कहते हैं, इस तरह से। ये जीएनएसएस को, ये जीएनएसएस सिस्टम है, देखिए मेरे हाथ में 16 ग्राम का है। इसके अंदर ग्लोनास है, जीपीएस है, बेदू है, और गैलीलियो है, और गगन है। और इसकी सटीकता 12-15 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर के आसपास, मैक्स वर्स्ट कम वर्स्ट 30 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब आप कह रहे हैं ये 44 ग्राम का है, ये यंत्र जो आपके हाथ में है? नहीं, 12-13 ग्राम का है। 13 ग्राम का है। 13 ग्राम का ये यंत्र, इसमें इतनी सटीकता है कि अगर स्ट्राइक करेगा तो शायद इस पर स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन आपकी दाढ़ी पर लग जाए। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी बस। अभी बताइए ऐसा चीज जो उसके अंदर भी रहा होगा, ओपन ग्राउंड में जाकर के लगा कैसे, या किसी अनऑक्यूपाइड या लेस ऑक्यूपाइड बिल्डिंग में लगा कैसे? ये सवाल का सीधा जवाब ये है कि ये सिस्टम्स काम करते हैं एक ओपन फ्रीक्वेंसी, जो क्लियर्ड फ्रीक्वेंसी है, जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज, किसी कोई यंत्र में 5.8 गीगाहर्ट्ज। ये 2.4 5.8 वो फ्रीक्वेंसी है जिससे हमारा कॉर्डलेस फोन चलता है।
जिससे हमारा वाईफाई चलता है। तो ये इंटरनेशनली फ्री फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी में सारे जो इंटरनेशनल नागरिक अपना चीजें बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। फ्री फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये असली डेमोक्रेसी का यही मतलब है। तो उस फ्री फ्रीक्वेंसी में ये इक्विपमेंट बनाया गया और ये इक्विपमेंट ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, उसकी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी जब जैम हो जाता है तो ड्रोन हो जाता है, बौखला जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस कि उसका जो दिशा निर्देशन ये सब कुछ ही गड़बड़ कर जाता है। तब जाके वो ओपन ग्राउंड में गिराता है, तब जाके वो एक अनऑक्यूपाइड बिल्डिंग में गिराता है, जबकि उसको प्रोग्राम करके भेजा गया होगा कि हवाई जहाज गिराए। तो इस तरह की जो आपने इसके शुरुआत में सही कहा, किसी भी एयरबेस को भेद करके कोई भी चीज करना आसान नहीं है। इनफैक्ट मैं इतना तक कहूंगा कि नॉर्मल लोगों के लिए नामुमकिन है। आप कोई भी अभी बेस में जाकर के देखिए, वहां पे अच्छे से बोर्ड लगा हुआ है, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट। पहले होता था प्रोसिक्यूटेड, आज की तारीख में लिखा है अगर आप इसके अंदर आएंगे तो आपको ठोक देंगे, एंड सर्वाइवर्स विल बी शॉट अगेन। जो बच गया उसको फिर से ठोक देंगे। अच्छा, फिर से ठोक देंगे। तो ये सोच में जो बदलाव आया है हमारा, वो सबसे बड़ा बदलाव है। वो हम पहले मेहमान नवाजी से लेके अभी हम वहां तक आ गए हैं जहां भाई देखो, हमसे ठीक से बात करोगे, हमसे ठीक से पेश आओगे, हम तुमको अपना घर खोल के देंगे। हमसे ठीक से नहीं पेश आओगे, एक थप्पड़ लगाओगे तो हम 10 लगाएंगे। ये चेंज ऑफ माइंडसेट दैट हैज हैपेंड, ये सबसे बड़ा एक बदलाव है एक देश के नाते। सो एक जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक उसमें एक एलिमेंट होता है नेशनल स्टैंड, या उसको लूजली हम एक नेशनल पावर भी कहते हैं, इट इज अ सॉफ्ट पावर। तो एक नेशनल स्टैंड का चेंज जो है, जो हम पहले पीस टॉक्स और इन सब चीजों से हल करने की कोशिश करते थे, वहां से अभी हम वहां पे आ गए हैं कि एक लॉजिकली हम इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। सख्ती कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं। ये किस प्रकार के ड्रोन का प्रयोग किया गया उस पर मैं वापस आपकी ओर रुख करता हूं ग्रुप कैप्टन मुझे विनोद। अभी 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं जरा ब्रजेश जी से जानना चाहूंगा। ब्रजेश जी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है ऑब्वियसली इसे देखना चाहेगा। ये ऐसे दिन हुआ है जब प्रधानमंत्री की बैठक के 1 दिन 2 दिन बाद ये घटना घटी। दूसरी बात हम देखें तो रक्षा मंत्री लेह लद्दाख जाने वाले थे और वहाँ पर दौरा करने वाले थे। फिर हम अगर देखें तो पाकिस्तान में एक अलग खलबली चल रही है। हाफिज सईद के घर के पास वहाँ जौहर टाउन में एक अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है। और बाजवा के खिलाफ, जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक रिपोर्ट ये आई कि एक उनके खिलाफ भी साजिश रची गई। कमर जावेद बाजवा ताजिकिस्तान एससीओ की मीटिंग में गए और वहाँ से वो जर्मनी चले गए एक लेक्चर के लिए। लेकिन इस बीच अमूमन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी खलबली हुई, कुछ ऑफिसर्स और इनको अलग कर दिया गया, उनको सर्विस से हटा दिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि एक तरह से म्यूटनी की हवा वहाँ पर थी, एक बू वहाँ पर थी। ऑल्दो इसको पूरी तरह से खबर को दबा दिया गया, पर ये खबरें निकली इंटरनेशनल मीडिया में। लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स को देखकर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट में भी लोगों को पता होगा कि ये जो अभी सीजफायर हुआ है एलओसी में, जो पिछले 3-4 महीने से टिका हुआ है, इसकी वजह से कुछ लोगों के धंधे ठप हो रहे हैं। कुछ जिहादी संगठनों के जिनके यहाँ पैसे फंडिंग आती थी, आईएसआई के जो ग्रुप्स हैं जिनके पैसे आते थे, और जिनको यहाँ पर खलबली करने की वजह से, आप देखिए यहाँ पर बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कश्मीर में, जो पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया गया, उनके परिवार पर भी गोलियां चलाई। बुजदिली है, बुजदिली, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्परेशन है कि माहौल को खराब कर दें, ताकि किसी, ये बहुत बड़ा $1 बिलियन धंधा है कहा जाता है, ये फिर से शुरू हो जाए। ब्रजेश, देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि कोशिश तो ये लगातार जारी ही है। आप ध्यान रखिए कि जो आपने कहा, जो टेरर मैकेनिज्म है, जो टेरर स्ट्रक्चर है, वह अपना सपोर्ट कहाँ से पाता है और उसके लिए क्यों जो अर्ज पैदा होती है। एक तरफ एक देश जो कि
अपने उसको एक्सटेंडेड आर्म के तौर पे देखता है, उसको फंड करता है, फ्यूल करता है। दूसरी तरफ जो है वो एलिमेंट्स है जिनको लगता है कि भाई अगर ये रीजन जो है या ये इलाका या ये प्रदेश अगर अनस्टेबल रहेगा तो हमारी दुकान चलेगी। तो इसमें वो सारे टेरर लीड्स भी हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं और पाकिस्तान में जो आपने कहा पिछले कुछ दिनों में जो वहां पर डेवलपमेंट्स हैं वो अपने आप में बड़े खतरनाक हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ वही नहीं, आप देखिए जिस तरीके से अफगानिस्तान से जो यूएस फोर्सेस के विड्रॉल का जो एक तरह से कह सकते हैं सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, किस तरीके से तालिबान फिर से वहां टेक ओवर करने की राह पर हैं, यहाँ तक कि अमेरिका को अपनी जो क्या कहते हैं प्रोसेस को थोड़ा स्लो करना पड़ा इसको ध्यान में रखते हुए। यहाँ तक कि पाकिस्तान में अगर आप देखिए, पाकिस्तान में आप उस देश का क्या कहेंगे जहां का कि जो प्राइम मिनिस्टर हो वह जो है सो दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी रहा हो पिछले आप कह सकते हैं 50-60 वर्षों का, जिसके नाम से एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबल जिहाद फैक्ट्रीज चली दुनिया के तमाम देशों में, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, हजारों लोग मारे गए, उस ओसामा बिन लादेन को वो शहीद कहता हो। न सिर्फ वो कहता हो बल्कि उसका विदेश मंत्री कहता हो। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो देश किस तरह का देश है। और बाद में कहा यह जाता है कि नहीं जी वो इमरान खान जो है ना उनकी जुबान फिसल गई। अब जुबान ऐसे मामलों में फिसलती है जब लगा कि बहुत एडवर्स जो उसका रिएक्शन होगा तो जुबान फिसल गई। तो वो देश जो है सो एक फेल्ड स्टेट। अब मुझे लगता है कि देखिए एक तो हम लोग बड़ी गलती हमेशा करते हैं और ये कि पाकिस्तान के साथ हमारा कंपेरिजन, मुझे लगता है धीरे धीरे ये सिलसिला भी हम लोगों को बंद करना चाहिए। एक भूखे नंगे देश को कब तक हम अपने बराबरी पर ट्रीट करके और उसके साथ जो है सो हम कंपेरिजन करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए जो सो उसके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए जरूरी है कि वो भारत के साथ अपनी बराबरी दिखाए या कहे कि भाई किस तरीके से कश्मीर कॉज जो है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अगर आप जो है कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की जनता को अब बहला फुसा कर न रखें तो फिर वहां पर एक क्वेश्चन खड़ा होगा कि भाई वहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं मजबूत हुई, वहां की इकोनॉमी की हालत क्यों है, वहां पर फौज पर जो है जो इतना बड़ा एब्यूज आप, और मुझे लगता है इसका बड़ा अच्छा कंपैरेटिव स्टडी जो है ग्रुप कैप्टन विनोद बता सकते हैं कि जो भारत में जो फौज है वो किस तरीके से अपने जो उसका लिमिटेड मैंडेट है उसके तहत काम करती है, जबकि पाकिस्तान में फौज तो एक तरह से कह सकते हैं एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट है जो सब कुछ करती है वहां पर। तो मुझे लगता है कि इन सब तमाम चीजों के मद्देनजर ये हालात जो है जिस तरफ जा रहे हैं उसी का इंडिकेशन जो है ये जम्मू वाली घटना है। और इसमें स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि अब तो बड़ा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है पाकिस्तान के संदर्भ में, को किस तरीके से चीजों को प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का हाथ हो सकता है। और आप चीन जो है सो चीन तो भाई वो परेशान है, कोविड के पूरे दौर में परेशान है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई उसकी जो मुस्कें जो कसने का काम किया उसमें जो भारत ने सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो है सो रहा है, तो वो भी परेशान है तो भी कुछ करेगा ही। तो कुल मिलाजुला कर ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि भाई सीज फायर जो है वो लंबा ना चले, जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े, तब जो है जाकर हमारी अपनी गलतियों हमारी अपनी कमजोरियों से ध्यान भटकेगा या फिर हमारे अपने मंसूबे कामयाब होंगे, इन सब का मिला जुला असर है। जी, अभी मैं वापस ग्रुप कैप्टन की ओर जाऊं कि अगर आपको याद है तो 5 जून को थाना मंडी राजौरी में 5 ड्रोन्स पकड़े गए थे। उस वक्त जो ड्रोन्स ने क्या किया था कि वेपन्स ड्रॉप किए थे, जिसका कि बहुत बड़ा कैश था 5 जून को। तो यानी कि आज से बस 15-20 दिन पहले की घटना है। उसी एरिया में, उसी जम्मू सेक्टर में ये काम जो है ये कृत्य चल रहा है। और अभी मैं क्योंकि मैं न्यूज़ अपडेट भी देख रहा हूँ और लाइव ब्रॉडकास्ट है, तो मैं दर्शकों को भी बताऊंगा और आपको शेयर करना चाहूँगा कि कल रात को 3 बजे यानी आज सुबह पौ फटे 3 बजे कालू चाक में ड्रोन्स की साइटिंग हुई थी। उधर के आर्मी बेस का एक वाइटल इंस्टॉलेशन है, तो वहाँ पर उन्होंने एक सस्पेक्टेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा है और 25 से 30 राउंड फायर किए गए उस पर। और इसकी रिपोर्ट जो है वहाँ की पोस्ट ने पुलिस को भी कर दी है कि एफआईआर दर्ज की है कि हमने इसको ये देखा सुबह सुबह दिन के आज सुबह 3 बजे की बात है ये कालू चाक में। और कालू चाक में इससे पहले भी घटनाएं घट चुकी हैं। वहाँ पर जो मैसेकर की बात है, स्टोरी है, हिस्टोरिकली ये अब ये वही ट्रैक्ट है जहाँ पर इनके पास एडवांटेज होता है ज्योग्राफिकल। उरी देखें तो चीनी जो है वो थोड़ा ऊपर, सॉरी पाकिस्तानी जो है थोड़ा हाइट पे होते हैं, तो वहाँ से फिर बेरिंग डाउन ऑन अस तो ये करते हैं कालू चाक। और फिर जहाँ जहाँ इनके पास ट्रेडिशनल रूट्स हैं उन्हीं रूट्स को इन्होंने फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और ये अभी फिर से अपडेट आ रहा है। और बात यहाँ ब्रजेश जी पाकिस्तान की नहीं है, बात हमेशा अब जो है हमको लार्जर स्ट्रेटेजिक नैरेटिव समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को खड़ा चीन कर रहा है। पहले पाकिस्तान अपनी मंशा से खड़ा होता था, अमेरिका के पैसे जो है लूट कर उसको रीडायरेक्ट करता था, लेकिन अब तो सीधा चीन उसको कर रहा है, क्योंकि चीन की अब यही मंशा है कि वो लद्दाख कारगिल
ये जो एरिया है इसको काट के अपनी तरफ कर ले, और वो सीधा अफगानिस्तान तक उसको कंट्रोल करना चाहता है, ऑल द वे इनटू ईरान। और इसके लिए अगर उसको जिहादियों के साथ भी मिलकर काम करना पड़े, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट यूनिट्स के साथ भी काम करना पड़े, वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए वो उसको करना चाहेगा, और वो उसको कंट्रोल करता है। कई बार कई लोगों का, ये एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में जो खलबली है वो इसलिए है कि वो पाकिस्तानी कंट्रोल को भी ढीला करना चाहते हैं चीनी। पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर जितने लुटेरे बैठे हैं उनके साथ वो परेशान हो चुके हैं। उनके साथ वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनका भी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं पिछले 3-4 साल से अटके हुए हैं, उसमें भी कम से कम $1.5-2 बिलियन का गबन ये पाकिस्तानियों ने किया। परेशान हो चुके हैं चीनी, तो उनको वो डायरेक्ट उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैश, अल-कायदा, ये तालिबान, ये जितने भी आउटफिट्स हैं, इन सबको वो लीनियरली डायरेक्टली कंट्रोल करें, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी वो अलग से कंट्रोल करें। तो ये तो एक लार्जर स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है जिसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ड्रोन, इतने ड्रोन खरीदने की, इनको चलाने की पाकिस्तानियों में काबिलियत नहीं है। ये चीनी दे रहे हैं उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि चलो प्रैक्टिस करो। पहले प्रैक्टिस किया, फिर अब फिर और प्रैक्टिस करो। पर ये तो किसी एक डायरेक्शन से कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरह के ड्रोन्स हैं? ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद अपनी टीम को कुछ बताने लग रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पर कि किस तरह का ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया गया है, और इसमें कितना, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कम से कम 5-6 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव हैं। अगर आपको ब्लास्ट कराना है, अगर आप C4 भी यूज कर रहे हैं, RDX भी, जो भी आप नेचर ऑफ एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, कम से कम 5 से 6 किलोग्राम का पेलोड होना चाहिए। तो फिर उसके लिए तो ड्रोन भी थोड़ा बड़ा होगा, और सिस्टम, जो गाइडेंस सिस्टम है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। दो चार चीज आपने, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया आनंद जी, और मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ। और फिर जैसे वो कहते हैं ना, ज्ञानवर्धन हो रहा है, आपकी आंखें खुल जाती हैं कि भाई कहाँ हमको छोटी छोटी ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स में ये लोग उलझा के रख रहे थे, लेकिन इनकी लार्जर मंशा क्या है, और हमको एज अ देश जागने की जरूरत है कि भाई ये तो इनका लॉन्ग टर्म प्लान ये है। हम 1-1, 2-2 साल में अटके हुए हैं, ये तो 15 साल का प्लान लेके बैठे हुए हैं। और आपके साथ कीप अप करने के लिए मुझे काफी लोगों की टीम की जरूरत पड़ रही है। खैर, दो चार चीजें जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई हैं, उसके बारे में जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात है जो ब्रिजेश जी ने उठाया है, पैसा, जिनका आपने भी बताया, जिनका धंधा चल रहा है। लेकिन ये धंधा जो है, आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी एक पाकिस्तान है, छोटे छोटे पाकिस्तान, और जिसके बारे में आपने जो जिक्र किया, जैसे बाजवा जी को खत्म करने की जो इन्होंने प्लॉट रचा, तो वो भी एक पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान है। ये नहीं कि बाकी देशों में नहीं है, हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं। तो इनका जो जब धंधा बंद हो जाता है, और जब दहशतगर्दियों का अंत, विनाश जब सामने नजर आने लगता है, तो कॉर्नर्ड रैट फाइट्स फॉर इट्स लाइफ बोलते हैं जी। जो जुगनू मरने से पहले खूब ज्यादा फड़फड़ाता है। तो ये जो है वो उस कगार पे पहुंचे हैं कि अभी मरता क्या ना करता वाला बात चल रहा है। क्योंकि पोरस बॉर्डर थे, अब नहीं है। पहले बॉर्डर फेंसेस नहीं था, अब है। पहले बॉर्डर में लाइट्स नहीं थी, अब है। पहले बॉर्डर में मोशन सेंसर्स नहीं थे, स्मार्ट फेंसेस नहीं थे, अब है। अब इसको भेद करके आप आज के तारीख में, आपको मैं बताता हूँ 1990 की बात, 92-93 की बात है, जहां इसी बॉर्डर में हम जाते थे, कभी कभी लोग इधर से उधर चले जाते थे। एक पोस्ट के नाम पे एक पिलर हुआ करता था, मेरे पास एक फोटो भी है मेरा, जो मैं पिलर के, सियालकोट के पिलर के सामने खड़ा हूँ। आज आप 500 मीटर पास चले जाएंगे तो मोशन सेंसर्स अलार्म करने लगता है कि भाई कोई नजदीक आ रहा है, और उसके ऊपर एकदम लाइट आ जाता है रात को। और उस पे उनका धंधा कैसे चलेगा बताइए। तो ये लोग डेस्परेट मीन्स पे उतर आए हैं, और ये जो ड्रोन के माध्यम से ये चीजें भेजने लग रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपने जिक्र किया, इनकी फौज जो है, फौजी काम के अलावा बाकी सारे काम करते हैं। ये दूध की डेयरी चलाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दूध की डेयरी चलाते हैं, इनका मशरूम फार्म्स हैं, ये बिस्किट बनाते हैं। आर्मी बिस्किट बहुत फेमस है लाहौर में,
और इनके जो रावलपिंडी वगैरह में आर्मी के बनाए हुए बिस्किट जो है मिलावट कम होता है उसमें, तो लोग आर्मी के बनाए हुए बिस्किट जो है बिस्किट फैक्ट्री की बिस्किट पसंद करते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज अ फैक्ट। तो ये सब काम जब फौज करने लगता है तो फौजी काम कब करेगा वो? तो इनकी जो नेशनल पर्सनालिटी जो है, और 9/11 के बाद जब लोगों दुनिया को पता लगा से इनका फैक्ट्री दहशतगर्दों का यहाँ लगा हुआ है और पूरा दहशतगर्द दुनिया का यहाँ से प्रोड्यूस होकर के यहाँ ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, तब इनकी चक्षु खुले, तब इनको पता लगा भैया ये कोई देश यहाँ बैठा हुआ है, इनका काम है सिर्फ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यही इनका काम है। जिहाद, नहीं, एक गरीब इंसान को पकड़ो, उसको 2-4 पैसे दे दो, खाना पीना दे दो और उनको जिहादी बना के प्रोड्यूस करके बाहर भेज। ये कसब की स्टोरी देख लीजिए आप। एक गरीब घर का लड़का जिसके दिमाग की कमी थी या एजुकेशन का कमी रहा है वहां पे, उस एरिया में से ये लोग इनको भर्ती करते हैं, इनका ब्रेन वॉश करके बेचते हैं। बट लार्जर पिक्चर ये है आनंद जी, ब्रिजेश जी, ये जिस रास्ते चल रहे हैं ना, वो रास्ता शॉर्ट टर्म में उनको लगता है कि हम भारत को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपना खड्डा खुद खोद रहे हैं। और इसका मैं हिस्टोरिकल 2-4 रेफरेंसेस बताता हूँ। जब मेरे बचपन की बात है, एक पाकिस्तान रुपए जो है एक इंडियन रुपए के बराबर हुआ करता था जी। आज की तारीख में 2 पाकिस्तानी रुपए एक इंडियन रुपए के बराबर है, वो भी किसी को नहीं चाहिए। अब देखिए उनका अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गया है। उनको भारत के साथ लड़ना चाहिए कि गुर्बत के साथ लड़ना चाहिए? और ये इन वायदों के साथ नया पाकिस्तान बनाने चले थे इमरान, और वो भी इस भवंडर में फंस गए, ये फौजियों के बवंडर में बिस्किट बनाने और मशरूम उगाने लग गए और गधों को एक्सपोर्ट करने लग गए। नहीं, ये आई मीन हम हंसते हुए बताते हैं, कह रहे वो एकदम हास्यास्पद है, लेकिन गधों को एक्सपोर्ट करना इनके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट काम हो चुका है आज के तारीख में। गधों को राउंड अप करना और उसको एक्सपोर्ट करना, ये करने लग गए। अब ऐसा पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है। बोलते हुए बड़ा दुख होता है मुझे, हंसी भी आती है एक तरफ से। एक अच्छा नेबर हो आपके पास और आप भी अच्छे हों, तो दोनों मिलकर के आपका प्रोग्रेस होता है। जैसे कनाडा और यूएसए का मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा। और यहाँ एक नेबर है, अपनी सारी गंदगी हमारे घर पे फेंक रहा है। हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, बट इनके वजह से हमारी प्रोग्रेस और रुक जा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से फौज में हमको जरूरत से ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, जो हमें अदरवाइज नेशनल चीजों के लिए लगा सकते हैं। और रही बात जो वर्ड जिहाद जो यूज करते हैं, ब्रिजेश जी ने जो बताया कि जैसे दुकान से बंद हो गया है, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आनंद जी, ये बीच में 2005-6 के समय में ये वर्ड का बहुत इस्तेमाल हुआ करता था। वो वर्ड था नॉन स्टेट एक्टर। हाँ, नॉन स्टेट एक्टर जैसी कोई चीज है ही नहीं। देयर इज नो वन हु इज अ नॉन स्टेट एक्टर इन पाकिस्तान। एवरीबॉडी इज स्टेट स्पॉन्सर्ड। इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी। इफ एनीवन, किसी को भी अगर बिल्कुल ही डाउट नहीं होना चाहिए, जो ड्रोन आया है और जम्मू में अटैक किया है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और किस लेवल तक ये स्पॉन्सर्ड है वो हमें अभी देखना बाकी है, बट किसी लेवल तक ये कर्नल लेवल तक हो या मेजर लेवल तक हो, कहीं तक तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और आपने सीपेक की बात उठाई, जो कॉरिडोर है इनका, चाइनीज कॉरिडोर जो है, जहां से इनका ऑयल फ्लो होने वाला है और बाकी तमाम चीजें फ्लो होने वाली हैं। इट इज रिवाइवल ऑफ जो सिल्क रूट कहते हैं। तो उनका एक तरफ से देखिए उइगुर मुस्लिम के ऊपर क्या कर रहा है चाइना, और दूसरे तरफ मुस्लिम्स को पैसा दे रहा है और उन्हीं को दूसरे देश के खिलाफ भड़का रहा है, उनको वेपन्स दे रहा है, ग्रेनेड्स दे रहा है, एक्सेट्रा। तो जैसे आपने सही फरमाया,
चाइना सिर्फ एक चीज का दोस्त है, वो है पैसे का, और वो है रॉ मटेरियल का। अफ्रीका को देखिए क्या हालत तक पहुंचा दिया लोगों ने, कीनिया को देखिए, नाइजीरिया को देखिए। तो ये सब चीजों को जब आप एक मिश्रण के तौर पे डाल के देखते हैं कि एक है भारत जो अमन पसंद है, प्रोग्रेस पसंद है, और अगर मौका दिया जाए तो इस एरिया का एक लीडर के तौर पे उभर रहा है और उभर सकता है, और उसको लोड स्टोन की तरह ये दो नेशंस हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये बहुत नहीं, श्रेय वाली बात है। वो एक लार्जर डिस्कोर्स है, और उस पर मैं बात ब्रजेश जी से भी करना चाहूँ, क्योंकि ये मंशा जो है, ये चीन की मंशा है, इसमें कोई डाउट मत रखें कि वो उनका विस्तारवाद के प्लान में अगर एक सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो भारत है। जब तक वो भारत को ढीला कर भारत को खत्म नहीं कर देते, तब तक उनको नहीं लगता कि उनके साम्राज्यवाद के प्लान बनेंगे। देखिए, 1 अक्टूबर 1945 को इन्होंने नींव रखी थी कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। 1 अक्टूबर 2045 तक 100 वर्षों में इन्होंने, उस वक्त माओ ने इसकी नींव रखी थी कि 100 साल के अंदर हम वहां पहुंचेंगे जहां हम 300 साल पहले थे, हमारे साम्राज्यवाद को हम हवा देंगे। बीच में डेन जाओपिंग और 2-3 और ऐसे लीडर्स आए जिनकी वजह से वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं चीन का फोकस हमेशा वही है, और अब उनकी उल्टी उल्टी गिनती ये शुरू है, क्योंकि 2025 के बाद अब 2045 20 बार 22 साल इनके पास पड़े हैं। इन 22 सालों में इनको वो सब कुछ करना है जो पिछले 15-20 साल से, जिसकी 30 सालों से इन्होंने उसकी नींव रखी है। आप सही कह रहे थे कि 1970-80 के दशक में भारत और चीन एक लेवल के बराबर ही थे इकोनॉमिकली, लेकिन वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। पाकिस्तान हमसे आगे था, अब हम पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान पीछे रह गया। लेकिन इनको वही चाहिए कि पाकिस्तान ढीला हो जाए, खत्म हो जाए और उनका गुलाम बन जाए, और वही चीज, और फिर वो सब कुछ करे जो चीनी उनसे कहें कि आप हमारे लिए करो। और ये गेम बहुत डेंजरस गेम है। चीन के पास पैसा उन्होंने बना लिया है। ब्रजेश जी, आपको कहा जा रहा है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम उसको थप्पड़ मारो, और तुमको और पैसे चाहिए तो फिर उसको जाके 4 थप्पड़ और मारो, और यही है। और फिर मैं आपको भी गुलाम बना रहा हूँ, और फिर उस सामने वाले देश को भी के अंदर भी कह रहा हूँ भाई मेरा तो डायरेक्ट हाथ नहीं है, कर तो वो रहा है। ये उनका गेम चल रहा है इस एरिया के अंदर। और ये सारे ड्रोन पाकिस्तानियों के पास थोड़ी आ रहे हैं, वो तो चीनी ही दे रहे हैं, सारा चीनी माल है, चाइना माल है पूरा, ब्रजेश जी। और फिर उन ड्रोन्स को देखेंगे विनोद जी, बट फर्स्ट ब्रजेश। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपने चीन की जो बात की, वो उसके इरादे जो है कोई छुपे हुए तो है नहीं। और देखिए, थैंकलेस गिरी की पराकाष्ठा क्या होती है, जो हम लोग कहते हैं ना कई बार, आप वो देश जिसको कि उसके इनिशियल ईयर्स में आप ध्यान रखिए कि भारत ने किस तरह का सपोर्ट दिया। ग्रुप कैप्टन विनोद आगे बताएंगे भी कि यूएन में जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब नए मेंबर को इंक्लूड किया जाना था, यहाँ तक कि अमेरिका ने जो इंडिया के कॉज को सपोर्ट किया था कि भाई इंडिया को आना चाहिए एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमने जो है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, हमने जो चाइना को, जो चाइना जो है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए अनटचेबल था उस वक्त, उसको हमने अपनी सीट पकड़ा दी कि नहीं भाई, जो इतना बड़ा देश है, हमारा पड़ोसी है, अगर वो नहीं होगा हम होंगे तो फिर जो है बड़ा अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और हम तो हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं। आप तिब्बत का मसला देखिए, तिब्बत के मसले पर भी हमने चीन को कोई परेशानी नहीं होने दी, जबकि सरदार साहब ने कहा था, सरदार पटेल ने, कि आज अगर हम जो ये अगर हम उसमें ढीले पड़े तो इन जो तिब्बतियों का जो है उनकी जो आह हमें लग जाएगी। और फिर हमने देखा कि क्या हुआ। बहुत समय नहीं लगा, 1950 की उनकी वो भविष्यवाणी थी, 12 साल के अंदर 1962 में भारत की जो है एक तरह से कह सकते हैं, हमारी फौजों का तो कोई दोष नहीं था, लेकिन उस समय की जो लीडरशिप थी इस तरीके से जो मान रही थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप कि भाई चीन तो हमारा मित्र है, दोस्त है, भाई है, आप हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, और उसने लाके आपका गला पकड़ लिया, और आपकी फौज जो थी उसको आपने न तो उस पर इन्वेस्ट किया था, न तो तैयार किया था, न जरूरतों का ख्याल रखा था। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली एक तरह से कह सकते हैं ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई हमारी, जो कि अंतिम भी रही। वो अच्छी बात है, भारतीय फौज ने फिर से अपना पराक्रम दिखाया। तो वो जो थैंकलेस जो चीन है, और जिसको पता है कि अगर इस ग्लोब में कोई उसका जो सो कम्पिटिटिव फ्यूचर हो सकता है तो वह इंडिया ही है। क्योंकि ध्यान रखिए कि जिस तरीके से हमारी अपनी जो मानसिक ताकत है,
इनोवेशन से लेकर तमाम चीजों का। आप ध्यान रखिए कि ठीक है कि अमेरिका वगैरह इन सब ने काफी कोशिश किया, लेकिन उनके पास काफी बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। हम जो है एक बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज की रफ्तार और इतनी बड़ी पॉपुलेशन और वो भी डेमोक्रेसी के अंदर, चूंकि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर चीजों को करना आसान नहीं होता। आप ध्यान रखिए कि हम डे वन से, जब से हम आजाद हुए, हमने जो है वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर काम किया। हमने पुरुष स्त्री सबको वोटिंग के राइट्स दिए। अमेरिका ने भी ये नहीं किया, अमेरिका ने हमारे बाद जाकर किया। तो इसलिए जो है इस लिमिटेशंस के बीच आप जितना कर सकते थे आपने किया। बीच में हमारी कुछ गलतियां भी रही। चीन को पता है कि भाई उसको कंपटीशन जो है सो इंडिया से मिलने वाली है, हम उसके नेबर हैं, हम जानते हैं, हम उसकी टैक्टिक्स को भी जानते हैं। तो वो आपको परेशान करने की कोई भी कोशिश जो है सो बाकी नहीं रखेगा। आप लगातार, वो आपको पीन चुभोते रहता है, कभी खुद चुभोता है, कभी जो है सो बगल से चुभाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। और चीन के मंसूबे क्या है? देखिए, जब हम कहते हैं कि हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि हमारी कोर फिलॉसफी है हजारों वर्षों की, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं। आज हमारे यहाँ इस बात के लिए आलोचना होती है कि भाई आप अपनी पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट करने के पहले आपने दुनिया की मदद करने की सोची, लेकिन वो हमारा कोर है, कोई आज से नहीं, हजारों वर्षों से है। दूसरी तरफ चीन है जो कि सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ नहीं सोचता, और पैसे के लिए जो भी कुकर्म करने पड़े वो करता है। अफ्रीका से लेकर आप बगल में नेपाल देखिए, जो नेपाल और भारत के बीच तो बेटी रोटी का संबंध रहा है ना। खासतौर पे अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश के निवासी हो और नेपाल के साथ आपको रिश्ते, पता है कि आज भी शादियां होती हैं। मतलब उस नेपाल को इसने किस तरीके से बरगलाया भड़काया हमारे खिलाफ। उस नेपाल को रियलाइज करने में 2 महीने भी नहीं लगे कि अगर वो 2 रुपये भी चीन आपको देता तो उसके बदले में क्या करता, तुरंत बॉर्डर के आसपास की जो जमीन थी उसको उसने कब्जा कर लिया, मैप तक चेंज करने की कोशिश करी और कर ही ली। तो चीन के मंसूबे छुपे नहीं है, चीन तो वैसे ही है। हाँ, ये है कि होता यह था कि 70s 80s तक हम चीन को अपने दुश्मन के तौर पर, बावजूद इसके कि 1962 की लड़ाई हो चुकी थी, हम उसको खुलेआम अपना दुश्मन मानने को भी तैयार नहीं होते थे। आप याद कीजिए, वाजपेयी की सरकार थी और डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे, और उन्होंने कहा था कि भैया आप किसी भ्रम में मत रहिए, चीन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस देश में किस तरह की खलबली मच गई थी। तो वहां से लेकर आज तक जो पिछले, एक तरह से कह सकते हैं 15-20 साल का दौर है, चीन को लेकर हमारे माइंडसेट में बहुत बुनियादी बदलाव हुआ है। सबसे पहले हमने उसको दुश्मन के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है, जो कि हम ये मानने को भी तैयार नहीं थे। हम मानते हैं कि भाई पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है और चीन से हर तौर पे हमारा मुकाबला है, चाहे आर्थिक मुकाबला हो, चाहे स्ट्रेटेजिक लेवल पर हो। तो वो एक बड़ा माइंडसेट का बदलाव है। चीन के इरादे, चीन की प्रकृति, चीन की नीयत, ये सब कुछ हमें पता है। दुश्मन मजबूत है, आपको लड़ना पड़ेगा। आज लगता है कि भाई मुश्किल है, लेकिन आपने देखिए भारत ने हिम्मत तो दिखाई ना, और हिम्मत ही क्या दिखाई, बहादुरी से मुकाबला किया। चाहे जो है उधर नॉर्थ ईस्ट का मसला हो या फिर इधर लद्दाख का मसला हो, देखा, और चीन को फिर आखिरकार जो कदम पीछे खींचने पड़े। तो मुझे लगता है कि माइंडसेट बदला, इरादे बदले, और भाई हमारी जो फौज है, हमारे जो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है, ग्रुप कैप्टन विनोद खुद उसका पार्ट रहे हैं। भाई मोरल तो बड़ा हाई है ना। आप अगर उसको सपोर्ट दीजिएगा, अगर उसके हाथ जो है खुले छोड़ दीजिएगा, उसको पीछे से मनोबल बढ़ाकर रखिएगा, तो फौज तो कुछ भी, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, ये वंडर्स कर सकती है। और ये हमने देखा है। पहले तो था कि आप हाथ भी पीछे बांध देते थे कि भाई उधर से फायर कर रहे हो, आप एक फायर मत कीजिए, आप सीमावर्ती इलाके में सड़क मत बनाइए क्योंकि चीन आ जाएगा। आज हम सड़क बना के जो है सो दौलत बेग ओल्डी को जो सो ओपन करके खड़े हैं कि आ जा भैया। तो ये जो बदलाव आया है, और मुझे लगता है कि अगर ये है तो चीन की नीयत के बारे में पता, लड़ेंगे, कोशिश तो लगातार चली रही है। आपने दौलत बेग ओल्डी की बात की, तो जिस व्यक्ति ने वहां पर विमान लैंड कराया था, जब वो लैंड हुआ उसके बाद ही देश के रक्षा मंत्री को इत्तला दी गई थी कि लैंड हो चुका है, और फिर रक्षा मंत्री को समझ में नहीं आया कि भाई करूं क्या, और फिर कहीं ना कहीं बचाया। पर उस वक्त एयर मार्शल पीके बारबोरा ने जो जो दमखम दिखाया और वहां विमान गिरा किया, 2008 की बात है, मुझे याद है। और उसके बाद वो उसका नैरेटिव चेंज हुआ। 2008 उस टाइम की बात है, 2008, 2010, 2012, उस टाइम में उधर बहुत सारी हलचल हुई थी, क्योंकि उन्होंने जोरावर फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया था, डेमचौक पर अपना पोस्ट किया था, वाई पॉइंट जंक्शन तक आ गए थे, और फिर उनकी नज़र दौलत बेग ओल्डी पे थी, क्यों, और आज भी है, क्योंकि वो, और जब हमने करगिल में जो कार्रवाई की, उसके बाद करगिल उनके लिए बंद हो गया, लेकिन उनको उसके उधर से, उस एरिया से उसको वो चॉप करना चाहते हैं, और ये कई सालों से उनके पास है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड देन विनोद जी, फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा उस ड्रोन के बारे में जरा बताएं। ये किताब है मिशन सेंगाजान, इसे तुहिन सिन्हा और क्लार्क प्रसाद ने लिखी है, अभी रिलीज हुई है किताब। ये इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इसमें एक लेटर का जिक्र किया है, अगर आपको दिख रहा है,
ये लेटर है सरदार पटेल का, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल लेटर टू जवाहरलाल नेहरू ऑन 7 नवंबर 1950, 7 नवंबर 1950 का ये लेटर को पूरा उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है इसमें। यानी कि हमारे गणतंत्र बनने के ठीक 11 महीने बाद 26 जनवरी 1950 और ये 7 नवंबर 1950, जहां पर ये कहते हैं, और उन्होंने कहा है कि वी हैव डन एवरीथिंग दैट वी कुड डू टू एश्योर चाइनीज फीलिंग्स, टू एलेट्स एप्रीहेंशंस एंड टू डिफेंड इट्स लेजिटिमेट क्लेम्स, कि हम यूएन में भी उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन चाइना को कहीं लगता है कि वो हमसे कन्विंस नहीं है, और मुझे लग रहा है कि हमको वो शक की निगाह से भी देखता है, और उसकी साइकोलॉजी ऐसी है जहां वो हमारे खिलाफ भी है, एक हॉस्टिलिटी भी है हमारे खिलाफ, और इस वजह से हमें हमारी रणनीति को, चीन के खिलाफ हमारी रणनीति पर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और वो ये कह रहे हैं कि हमको ये ध्यान रखना होगा कि चीनी मंशा विस्तारवाद की है। वो ये कहते हैं कि देखिए कि न्यू सिचुएशन नाउ फेसेस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ तिब्बत। अगर चीन तिब्बत के ऊपर आके खड़ा हो गया तो फिर ये सीधा हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। और वो कहते हैं कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों से विस्तारवाद नहीं जोड़ा हटाया जा सकता। और ये तो बस आइडियोलॉजी का चोगा ओढ़कर फिर अगर जब विस्तारवाद करते हैं तो वो तो और भी डेंजरस है। ये वो लिख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनका एक 9 पॉइंट का एक्शन प्लान है इसमें। इस 9 पॉइंट के एक्शन प्लान में उन्होंने कहा है कि हमें चीन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए यूएन के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें हमारी फौज को डबल कर कर उसकी तैनाती बढ़ाने की जरूरत है, मैकमोहन लाइन पर क्लैरिटी लाने की जरूरत है, और सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पर नहीं, नॉर्थ ईस्ट पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि चीन की निगाह असम में है और म्यांमार में तो उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि वहां कोई मैकमोहन लाइन नहीं। ये पूरी बात 7 नवंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखी है। इस देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो इस देश की पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ये जो कोर्स है पिछले 70 सालों का शायद कुछ अलग ही होता। चलिए, जो बीत गई तो बात तो गई, लेकिन हम सीख तो सकते हैं। जो 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगाह किया, उसी की बात जॉर्ज फर्नांडिस ने की, और आज हम उसी के बारे में आज चेतना हुई है। 70 साल लगे हैं, उन 70 सालों में चीन ने क्या क्या कर दिया। अब यही तो फर्क है। ग्रुप कैप्टन विनोद को सुनिए, और चूंकि आपने सरदार को जिक्र किया सरदार का, इसलिए बता दूं कि जो हैदराबाद ऑपरेशन हुआ था, और जिसको हम लोग टेक्निकली वो आर्मी एक्शन था लेकिन हम पुलिस एक्शन कहते हैं, बिकॉज देश के अंदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है सो आर्मी का इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं रहा है, तो हमने उसको पुलिस एक्शन कहा। और जो एक तरह से कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर एक्शंस में था। जनरल चौधरी वगैरह ने जब जो है वो ऑपरेशन किया था, मुझे लगता है कि उस समय भी जो देश के प्रधानमंत्री को पता था कि क्या हो रहा है, वो सरदार की कृपा थी। नहीं तो आप कल्पना कीजिए कि हैदराबाद के तौर पर कितना बड़ा नासूर आपके अंदर होता। आपने जेएनके की बात की, और मुझे लगता है एयरफोर्स के बारे में जो है सो विनोद साहब से बेटर कोई बता नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, ये जो 26 अक्टूबर को जब ये शाम में मीटिंग हो रही थी और 27 से जो सो फ्लाइंग शुरू हुई 1947 में, जब हमने अपनी फौज को वहां उतारना शुरू किया, उस समय तक जो सो नेहरू तो शेख अब्दुल्ला की बैटिंग करने में लगे हुए थे। और तब पूछा था सरदार ने कि भाई जवाहरलाल क्या चाहते हो, कश्मीर को अपने पास चाहते हो कि नहीं, और अगर चाहते हो तो फिर ये बातों का जाल मत फैलाओ, वहां ये भी डॉक्यूमेंटेड है। और मैं तो कहूंगा कि आप पढ़िए, अच्छा है कि सरदार पटेल की आपने चर्चा की। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस आदमी ने इस देश को लिटरली इकट्ठा किया, अदरवाइज आप कल्पना कीजिए प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिशर्स जिस तरीके से छोड़ के जा रहे थे, उनको स्वतंत्र करके जा रहे थे, क्या हालत होते, कितने नासुर पैदा होते। आज का जो भारत देख रहे हैं उसमें करीब 35% तो वो हिस्सा है। उस आदमी ने सिंगल हैंडेडली एक कश्मीर छोड़ा, कश्मीर के क्या हालात है देख लीजिए, बाकी सबको तो कर दिया ना। तो वो जो सो उनके जो पूरे जो लेटर्स हैं, और सरदार की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक जैन मुनि ने उनको कहा था उनके देहांत के पहले कि सरदार साहब आपने इतना बड़ा रोल प्ले किया है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, आप क्यों नहीं अपनी किताब लिखते हैं, कोई ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। सरदार ने कहा कि भाई मैं इतिहास जो है लिखता नहीं हूं, इतिहास बनाता हूं। तो जिस आदमी ने इतिहास बनाया उसकी जो सारे करेस्पॉन्डेंस है, उसके जरिए आप उसका विजन जान सकते हैं, जिसमें से आपने एक का जिक्र किया। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री के अच्छे जो है सो आपको चूंकि इंटरेस्ट है, तो सरदार पटेल करेस्पॉन्डेंस जो है 1975 में जब सरदार साहब की 100वीं जयंती जब मनाई जा रही थी तो पब्लिश हुए थे। उस समय के बड़े मशहूर संपादक थे दुर्गादास, कई सारे अखबारों के संपादक रहे, उन्होंने 10 वॉल्यूम में पब्लिश किए हैं। मौका मिले तो जरूर पढ़िए। एक एक पत्र जो है सो नायाब नमूना है उस देश की जो स्थिति थी 35 से लेकर वो 50 तक की, वो समझने के लिए। और मुझे लगता है कि सरदार ने जो वार्निंग दी थी, अगर उस वार्निंग को फॉलो किया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। आज हम जो सो चाइना को इतने बड़े थ्रेट के तौर पर नहीं देख रहे होते। और मुझे लगता है आगे की बात जो सो विनोद जी बताएंगे अपने को।
जी, विनोद जी। मुझे मुझे महावीर त्यागी जी की बात याद आती है। वो वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे वो। जब नेहरू जी ने बोला अक्षय जी में तो घास भी नहीं उगता है, तो उन्होंने अपने सर की तरफ हाथ किया, और मेरा ही जैसा सर था उनका भी। यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो मैं ये भी चाइना को दे दूं। तो और महावीर त्यागी जी कांग्रेस के नेता थे। जी, लेकिन उस समय डिस्कोर्स इस तरह से था कि कांग्रेस के नेता भी ये सब चीजें बोल करके ही कुड गेट अवे। बट ये जो ब्रिजेश जी ने जो बात उठाई है, वो है एक पीस को जरूरत से ज्यादा, मतलब अपने भी हित से ज्यादा आप पीस पीस कर करके घूमेंगे तो 62 होगा। पीस पीस करके घूमेंगे तो चाइना अपना नेबर बन जाएगा। कुनमिंग एक अलग देश था। तिब्बतियों के जो वीर गाथाओं की आप कितनी किताबें लिख सकते थे। वो मंगोल यूरोप तक जाके कॉन्कर कर आया। ये जगहों में जब जरूरत से ज्यादा जब पीस पहुंचा है, उस देश का सत्यानाश हुआ। इनर मंगोलिया आप गूगल करिएगा, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा, इनर मंगोलिया में नहीं है जी। इनर मंगोलिया चाइनीज स्टेट है। चाइना इनर मंगोलिया को खा गया और नाम भी नहीं बदला। नाम भी नहीं उसको बदला। आज तक वो इनर मंगोलिया ही कहता है, लेकिन खाया उसने मंगोलिया से। और आज वो चाइना का एक भाग है, और मंगोल क्या करते हैं, अपना पीस के बातें करते हैं। तो जरूरत से ज्यादा पीस जब होगा, तो जैसे ब्रिजेश जी ने कहा 62 में जैसे हमको मुखी खानी पड़ी, क्यों? भारतीय वायुसेना को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आपके पास इतना बड़ा एक ब्रह्मास्त्र था, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी इंडिपेंडेंट दुनिया वाले उसके बारे में जब सोचेंगे, एक बच्चा भी हंसेगा उस बात पे कि भाई तुम्हारे पास फौज थी, तुम्हारे पास सेना था, तुम्हारे पास वायुसेना था, और आपने इस्तेमाल नहीं किया, और हम आप इधर इधर और इधर भी मार खा के आ गए। तो ये वो एक इंटेंट कहते हैं ना कि घूम के मारने वाली। कई बार जरूरत नहीं पड़ती घूम के मारने की। आपको बस सामने वालों को इतना डर होना चाहिए कि अगर मैं इसको मारूंगा ये घूम के मारेगा। आप कह रहे हैं ना, एक वो एक परसेप्शन एक बार में अगर आप करके दिखा दें तो फिर बात खत्म। और उस वक्त की ये जो नीति थी ना ग्रुप कैप्टन, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स यही कहते हैं कि आपने पॉलिटिकल विल नहीं दिखाया, आपने गलत चीजों को बैक किया। आपने इस डर से, आपने चाइना और यूएस और रशिया एलाइड फोर्सेस और कम्युनिस्ट फोर्सेस इनको बैलेंस करने के चक्कर में और अपने सोशलिज्म के चक्कर में आपको तकलीफ हो गई, क्योंकि यूएस भी आपसे उखड़ी रही, क्योंकि उसको लगा कि आप सोशलिस्ट हो जाएंगे और पूरी तरह से कहीं ना कहीं कम्युनिज्म की बाह पकड़ लेंगे। आपने चीन को आगे कर दिया, जबकि आपको होना चाहिए था। आज चीन वहीं खड़े होकर रोड़े अटका रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में जहां पर भारत होता, और आपने अपने आप को कम आंका। और जब आप अपने आप को कम आंकते तो सामने वाला आपको दबाने की कोशिश करता है। चलिए 52 मिनट हो चुके हैं हमारे लाइव डिस्कोर्स में, हमारे पास समय कम है ग्रुप कैप्टन, पर मैं आपसे फिर वापस घूम फिर के इसी जम्मू अटैक पर आना चाहता हूं। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, विस्तारवाद पर, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, और भारत में हर किसी को क्यों इतना जागने की जरूरत है कि भाई हमारे चार दीवारी के बाहर निकल के देखने की जरूरत है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कहीं हमारी जो चार दीवारी है वही ना गायब हो जाए, और कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी एड्रेस ही ना बदल जाए रातों रात। इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल ड्रोन्स की बात करते हैं। अगर 5-6 किलो का एक्सप्लोसिव पेलोड है तो किस तरह का ड्रोन होगा और इसको कैसे किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने आनंद जी। और लोगों को लगता है 5-6 किलो का पेलोड लेकर के जो आने वाला ड्रोन है वो बहुत बड़ा ड्रोन होगा। ये आप सच से बहुत परे हैं दोस्तों, क्योंकि 5-6 किलो पेलोड लेके आने वाला ड्रोन इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बस इतना सा है? ये अगर 450 मिलीमीटर है बस, ये चारों तरफ से 450 मिलीमीटर्स। और ये जो बीच इसमें में मैंने आपने डमी लोड लगा के दिखाने के लिए, लोहा डमी लोड है, हाँ, तो वो 5 किलो है? कितना है वो? ये 5.5-6 किलो के आसपास है। तो 6 किलो का आपने वहां लोखंड लगाया क्या? लोहा कुछ लगाया है? लोहा लग, ये दिखाने डमी के है? लिए, हाँ, ये दिखाने के लिए आज के प्रोग्राम के लिए 450 mm का ड्रोन है। देखिए इसमें वो सारी चीजें हैं
जो हमने बताया, इसका जो हार्ट ऑफ द सिस्टम है यहाँ पे बिठाया गया है, ये वो एक हार्ट ऑफ द एक्सेलरेटर सिस्टम है, और ये यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे ये आपका जियो लोकेटर एकदम पिन पॉइंट लोकेशन के लिए। पिन पॉइंट लोकेशन मार देगा। ये मोटर है, प्रोपेलर है, बात हो गया खत्म। अब ये चीज जो है ये बना है पॉलीमर से। ये सारा चीज जो है ये रडार ट्रांसपेरेंट, आप ध्यान से देखिए, ये प्लास्टिक है, ये 3D प्रिंटेड है, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है। इसमें अगर मेटल के नाम के कोई चीज है तो ये है, बाकी सारा चीज जो है ये पॉलीमर है और रडार ट्रांसपेरेंट है। तो इसको रडार में पकड़ना मुश्किल है, बट इसको पकड़ने की 3 तरीके हैं। एक है जब एकदम पास में आ जाता है, ये मोटर से भी हमको रडार रिफ्लेक्शन मिलता है और पकड़े जा सकते हैं। 2-2.5 किलोमीटर ये जो मेटल पोर्शन है इससे रिफ्लेक्शन आता है और अच्छे से अच्छा रडार इसको पकड़ लेता है। अगर 2.5-3 किलोमीटर से ज्यादा पकड़ना है आपने इसको, तो इसके प्रोपेलर के नॉइज से पकड़ सकते हैं। इसका जो टेलीमेट्री है, जो डेटा ऊपर नीचे करता है, ऐसा एक चीज जो है वो उसके टेररिस्ट के कंप्यूटर पे लगा होगा, यूएसबी बेस्ड। तो ये जो चीज ये आपस में बात करते हैं, ये जो सिग्नल है इसको आप पकड़ के इसको लोकेट कर सकते हैं, इसको ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। तो 3 तरीके से पकड़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। यही जैमर जो मैंने कहा था आपको, जब हम लगा देते हैं एयरफोर्स स्टेशन में, ये ओपन ग्राउंड में या किसी बिल्डिंग में जाके मार के आता है वो ड्रोन। सो ये 3 तरीके से आप इन ड्रोन को पकड़ सकते हैं। और इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये एकदम नजदीक में पकड़ में आता है, इसमें मिसाइल वगैरह मार नहीं सकते, क्योंकि मिसाइल को मारने के लिए कुछ कम दूरी चाहिए, मिनिमम रेंज चाहिए। जब मिसाइल अपने ट्यूब से निकलता है तुरंत नहीं हरकत करता है, पहले वो अपने आप को संभालता है, एक स्पीड में जाता है, फिर हरकत करता है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए उसको, 500-600 मीटर के डिस्टेंस। तो इसलिए मिसाइल, और कितना मिसाइल मारेंगे आप? 1 करोड़ों का मिसाइल इस पे मारेंगे तो वो ऐसे ही बेचता रहेगा, आप अपने मिसाइल फूकते जाएंगे। तो इस पे हम गन से वार कर सकते हैं, हाई रेट ऑफ फायर गन से, क्लोज एंड वेपन सिस्टम कहते हैं इसको। ये जल्द से जल्द भारत के सारे एयरफोर्स बेसिस में आ जाएगा। उसके बाद तो ऐसे ड्रोन्स को अंदर आना ही। दिक्कत ये है विनोद जी, अभी तो 1 या 2 ड्रोन आए, ऐसे अगर 2000 आ गए तो फिर क्या कीजिएगा? फिर तो आपको सिर्फ सिग्नल जाम करना पड़ेगा या कुछ ईएमपी लगाना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक पल्स। 20,000 भेजिए ना, आप 20,000 भेजिए। ऑफेंस का जवाब सिर्फ ऑफेंस है। अभी हमने अभी डिस्कस किया है। अगर वो ऐसा 1 भेजेंगे, क्या हमारे पास क्षमता नहीं है ऐसा 10 भेजने की, 10 जगहों में भेजने की? बिल्कुल। तब वो सोचेगा भैया ये इनके खिलाफ कुछ करोगे तो ये 10 मारेगा। नेशनल पर्सनालिटी चेंज हो चुका है आनंद जी। हम अभी वो पीसनिक नहीं रहे हैं। आज आप यहाँ आके हमको आंख दिखाएंगे तो हम आपको आके नोच लेंगे। ये पर्सनालिटी चेंज हो चुका है और ये पर्सनालिटी चेंज दुनिया परसीव कर चुकी है। हम मंगोलिया नहीं है, हम भारत हैं। और शूरवीर वाले, जैसे जय और वीरू शूरवीर को पैदा किया हुआ है। तो हम 10 मारेंगे, 10 मारेंगे। ऑफेंस डिफेंस बैलेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ऑफेंस डिफेंस बैलेंस। पर कहीं ना कहीं ड्रोन्स को नेगेट करने का, न्यूट्रलाइज करने का तरीका भी हमको सोचना पड़ेगा। हम उसमें काम चल रहा है, बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, बहुत स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं, हम भी इसमें काम कर रहे हैं, जैमर बनाने का या इसको ईएमपी बर्स्ट करने का। तो इसके ऊपर आप एक इलेक्ट्रॉनिक वो भेजेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इसके जो बोर्ड्स वगैरह जो हैं फ्राई हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों में काम चल रहा है। और बस ये काम में अच्छा हुआ, ये कल परसों ये जो भी हुआ इन चीजों में अभी तेजी आएगी। आप ये सब चीजें 6-8 महीने में हर बेस में लग जाएगा, जहां ऐसी हरकतें आगे जाकर के नामुमकिन के बराबर हो जाएगा उनके लिए। विजय जी, तो ईएमपी एक और तरीका है, वो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, एक टारगेटेड होता है जिससे कि वो सर्किट बोर्ड्स फ्राइड हो जाती हैं और जहाँ पे वो ड्रोन है वहीं गिर जाते हैं। वहीं गिर जाए।
उसमें भी ये खतरा है, क्योंकि ये कहाँ से उड़ के आ रहे हैं, और अगर भारतीय सीमा के इस पर हैं तो भले ही हमारी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन बच जाए, लेकिन सिविलियन एरिया में गिर गए तो फिर जान माल का नुकसान का खतरा है। तो ये जो आतंकवाद का जो तरीका है, उसमें शायद एक ही तरीका है कि उनको इतना डरा दो कि वो हिम्मत नहीं करें कि हमारी तरफ आकर हमला करें। ये हमको उनको करना पड़ेगा। अब क्या है कि उनके जो आका हैं उनको डराने की ज़रूरत है। अब ये ड्रोन को चलाने वाला भी तो कोई था ना, अब चलाने वाले नहीं होंगे तो ड्रोन उड़ेगा कैसे? और ड्रोन की सप्लाई हम रोक दें तो फिर ड्रोन आएंगे कहाँ से? तो ये आपको जहाँ पर सोर्स है उस सोर्स को आपको माइनस करने की ज़रूरत है, नेगेट करने की ज़रूरत है ब्रजेश जी। आखिरी शब्द, 1 घंटा हो गया है, आज काफ़ी लंबी चली है हमारी वार्ता, बहुत दिलचस्प भी रही है इसीलिए। पर विनोद जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। ब्रजेश जी। जी हाँ, जो खतरा है उस खतरे की तरफ जो है सो ध्यान गया है और विनोद जी ने बताया भी कि भारत सरकार जो है सो या फिर जो हमारे तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इस खतरे से भी निपटेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश का माइंडसेट चेंज हुआ है। आप जो है सो अब सिर्फ एक थप्पड़ खाने के बाद से दूसरे थप्पड़ के लिए वेट नहीं करते, 10 थप्पड़ की तैयारी करके बैठे कि एक मारोगे 10 थप्पड़ मारेंगे। मुझे लगता है कि अगर वो हमारी प्रवृत्ति है और जो कि एक मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट है, तो हम इस खतरे से भी निपटेंगे और पूरी ताकत से निपटेंगे। मुझे लगता है जो ये कर रहे हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है, शायद बीच-बीच में अगर भूल जाते हो तो फिर एक जोर का थप्पड़ और पड़ेगा, फिर याद आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो कि हमारे साथ जुड़े रहे। जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।